नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना नामक जब बीमारी पूरे देश में फैली, पूरी दुनिया में फैली, तो आधे से ज्यादा लोग तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं रखते। उन्हें ये लगता है कि अगर किसी को हुई है तो ये हम तक नहीं पहुंचेगी। इसी भ्रम में आप देखिए कि 1 से शुरू हुआ आंकड़ा आज लाखों की संख्या को पार कर चुका है। ऐसे में हमें व्यक्तिगत स्तर पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, खान पान को लेकर, इन्फेक्शन को लेकर, साफ सफाई को लेकर, और हमें कोई संक्रमण बीमारी न हो इसके लिए हमें किस तरीके से घर में भी बचाव की जरूरत है। इन तमाम पहलुओं की मुझे लगता है कि हमें जानकारी की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोरोना अब लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है, तो हमें इससे खुद को ही बचाकर रखना होगा। और इसी चुनौती से निपटने के लिए आज अगले आधे घंटे हम इस पर आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रही हैं आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनाली अग्रवाल। डॉक्टर सोनाली, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर सोनाली, चूंकि आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोगों को सभी वायरस के बारे में, बीमारियों के बारे में ये जानकारी होती है, खुद को कैसे बचाएं ये भी आप लोगों को पता होता है। आपको लगता है कि कोरोना ये जो वायरस है उसके बारे में लोगों के पास में अभी भी जो जानकारी है, क्या वो समझ के हिसाब से कम है? क्या हमें उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहिए और ज्यादा बातें करनी चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया से या बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल से अफेक्ट होके लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। एक तरह का डर पैदा हो गया है जिसमें कि मरीज ऐसा सोचता है कि अगर सपोज किसी को कोरोना हो गया है तो उसका जिंदगी से या पूरे आसपास के सारे सर्किट से जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो इस भ्रांति के कारण लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फीवर, कफ, कोल्ड है तो इस इंस्टेड ऑफ कि वो जाके मेडिकल केयर ले, वो बंदा छुपाने की कोशिश करता है जब तक पॉसिबल हो सके। इसी वजह से कुछ समय के दौरान हमने ये देखा कि सीवीआरडी डिसीज की काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि पेशेंट्स मेडिकल अटेंशन काफी लेट लेते थे। तो इसलिए पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उन्हें पता रहे कि बीमारी किस तरह की है, किस तरह से फैलती है और किस तरह से बचा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर सोनाली, ऐसे में डर का एक ये भी कारण है क्योंकि लोगों को ये पता है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अब लोग ठीक हो रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ रहा है। ऐसे में मान लीजिए किसी परिवार से किसी एक को कोरोना हो गया और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं उनके अंदर भी वो डर होता है, तो क्या यहाँ पर उनके जो संबंधी हैं, जो परिजन हैं, उनके लिहाज से सावधानी की क्या जरूरत होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि द मोमेंट किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोरोना के सिम्टम्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज है फीवर इन अ पेशेंट जो कि किसी भी कॉन्टैक्ट का शिकार हो सकता है। जब कोई बंदा जो कि बाहर अपने रूटीन एक्टिविटीज के लिए आता जाता है या कोई जिसका कोई संबंधी बाहर से आया है तो उस एरिया से आया है जो कि कंटेनमेंट जोन में है, ऐसे व्यक्ति को अगर बुखार होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, हेडेक, बॉडी एक या किसी तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसमें सांस लेने में से परेशानी होती है, तो सबसे पहली चीज जो उसे ध्यान रखनी है वो है आइसोलेशन। ठीक है, जैसे ही उस व्यक्ति का पता चलता है कि उस इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसे आइसोलेशन करके में ले जाकर एक अलग जगह रखे जहाँ के लोगों के वो कांटेक्ट में ना आए। सबसे पहले मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप मेडिकल एडवाइस ले लेते हैं तो आपका टेस्ट हो जाता है, तो 90% 80% लोगों को तो जो समस्या है वो किसी माइल्ड फॉर्म में आके इधर फीवर, कफ, कोल्ड, डायरिया 5-6 दिन में ठीक हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति यूजुअली बहुत ज्यादा दिनों तक इन्फेक्शन स्प्रेड भी नहीं करते। तो आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग जो बार बार हम हर न्यूज चैनल पे, हर मीडिया में स्ट्रेस बहुत ज्यादा दे भी रहे हैं कि 4-5 टूल्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, आइसोलेशन हो गया, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया। These are the key factors. जी,
मैम यहाँ पर आइसोलेशन वाली बात है, उसमें यह है कि होम क्वारंटाइन भी किया गया, बहुत सारे लोग बाहर से लौटे जब लॉकडाउन के दौरान ट्रेनें चली। ऐसे में आइसोलेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन मुझे लगता है कि बता दीजिए कि क्या एक ही घर में आइसोलेशन जब किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए, कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे थे कि बर्तन भी नहीं छूना चाहिए, कपड़े भी नहीं छूने चाहिए। तो एक ही घर में अगर जगह है तो कैसे ये संभव होगा, क्या क्या करें? होम आइसोलेशन उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको आप अलग रूम में रख सकें। सेम रूम में रह के होम आइसोलेशन नहीं हो सकता है। हाँ। क्योंकि वायरस की जो शेडिंग होती है वो सरफेसेस पे भी सरवाइव करता है, बर्तनों पे भी सरवाइव करता है। तो होम क्वारंटाइन की पॉसिबिलिटी उसी कंडीशन में है जब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने एक सेपरेट रूम में रहता है जहाँ की वो अपना वॉशरूम किसी और से शेयर नहीं करता है। अगर आप वॉशरूम या स्लीपिंग एरिया ये सारा कॉमन शेयर करते हैं देन होम आइसोलेशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो होम क्वारंटाइन उसी कंडीशन में किया जाना चाहिए जब व्यक्ति के सारी बिलोंगिंग्स और उसका वॉशरूम और उसका रूम टोटली सेपरेट। बिल्कुल। डॉक्टर सोनाली, कोरोना के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए, एज सच कोरोना के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। कोरोना के लिए रिस्क फैक्टर तो यही है कि आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं जो बंदा इन्फेक्टेड है, बट उसकी डिसीज की सीवियरिटी उन लोगों में बहुत ज्यादा होती है जिनकी एज मोर देन 60 इयर्स है, हु आर ओबीज, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें की बॉडी का इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, चाहे वो रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, चाहे वो डायलिसिस पे है पेशेंट, या किसी भी वजह से कीमोथेरेपी ले रहा है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है जो स्टेरॉइड्स ले रहा है। जी, एक तो ये हो गया कि ऐसे लोग जो पहले से ही गंभीर बीमारी में लेकर अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, वो एक फैक्टर हो गया। दूसरा जो हो गया मैम वो ये कि जो छोटे बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या जो एजेड लोग हैं, इन लोगों को कैसे करके सतर्क रहना चाहिए और इनको अपने खान पान और अपने लिए सावधानी क्या रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम तीनों कैटेगरीज को अलग अलग रखेंगे क्योंकि तीनों ही अलग अलग कैटेगरीज है। तो जहाँ तक हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं जी, तो प्रेग्नेंट वुमेन में एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना होता भी है तो उसकी शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, मतलब जब 4-5-6 दिन में डिसीज के बाद उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो उसकी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो बच्चा जब पैदा होगा तब उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी उसके अंदर डेवलप होगी जी। तो इससे ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना हो जाता है तो उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की जरूरत है। उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको ये ध्यान दिया जाए कि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उसकी डाइट अच्छे से मेंटेन रहे, प्रॉपर रेस्ट मिले और वो उसका हाइपोक्सिया किसी भी कंडीशन में ना हो, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन प्रॉपर फॉर्म में मिलता रहे। बाकी जो रूटीन गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंग मेडिसिन जो अवॉइडेबल होती है प्रेगनेंसी में वो देना कोई जरूरी नहीं। ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन्स में सबसे बड़ा इशू आता है स्टेरॉइड्स का, क्योंकि स्टेरॉइड्स इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर किड। तो इफ पेशेंट इज हैविंग प्रेगनेंसी मोर देन 24 वीक, तो 24 to 36 वीक के बीच में अगर उसको एक्वायर होता है कोरोना तो she can take a dose of steroid, otherwise steroid should be avoided. बिल्कुल। Now we will talk for elderly people. तो elderly people के लिए सबसे ज्यादा जो mortality देखी गई है वो over the age of 60 years। जो आज तक जितनी भी डेथ्स हुई हैं उसमें 60% डेथ्स जो है that is in the age group of more than 60 years। जी। तो इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन के बचाव के जो पर्याप्त साधन है वो बहुत जरूरी है। अगर घर के किसी काम के लिए किसी भी चीज के लिए कांटेक्ट में आना भी है तो कोशिश करना चाहिए कि एल्डरली पब्लिक किसी के कांटेक्ट में बिल्कुल। और तीनों ही कैटेगरीज में अगर हम बात करें डॉक्टर सोनाली तो बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है, और ध्यान का मतलब ही यही है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और अपने आप को घर पे ही थोड़ा सुरक्षित करके रखें। इम्यूनिटी बाहर निकलना है जी, समय जरूरी है। इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बीमारी में हमको देखने और सुनने को मिल रहा है कि इम्यूनिटी जो एक शब्द था वो सभी को पता था जो या तो इस प्रोफेशन से थे या जो थोड़ा सा इस विज्ञान को समझते हैं उनके लिए, लेकिन अब आम आदमी भी समझ रहा है कि इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग रखना है कोरोना से बचने के लिए। वास्तव में इम्यूनिटी है क्या और इसको हम कैसे स्ट्रांग करें? इम्यूनिटी बॉडी शरीर की क्षमता होती है किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन से लड़ने की। जब आप कोई भी बैक्टीरियल वायरल कोई भी इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं तो आपका शरीर
जो एंटीबॉडीज बना के उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्ट करता है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो बंदे को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने नियमित व्यायाम, नियमित एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार इसका अपनी लाइफ में अच्छा पालन करे। जी, अच्छा, इम्यूनिटी भी क्या, अगर कोरोना के कंटेक्स्ट में हम कहेंगे तो विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, इनका बहुत ज्यादा रोल सामने आ रहा है। तो आजकल डाइटरी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में या आपकी रूटीन डाइट के फॉर्म में इन चीजों को आपकी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। जिनके शरीर में डॉक्टर सोनाली पहले से ही विटामिन सी, डी या ए की डेफिशिएंसी है, ऐसे लोग क्या मेडिसिन से इस समय अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है खान पान की चीजों से बहुत तेजी से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। डेफिनेटली उस कंडीशन में आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है मार्केट में, जिनमें कि आपको बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो उनका सेवन करें, चाहे डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, बट उसको अभी लेना बहुत जरूरी है। इसमें जो लक्षण आ रहे हैं डॉक्टर सोनाली, उसमें ये भी था कि एलर्जी की वजह से भी आपको देखिए सर्दी छींक होने लगती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर सर्दी खांसी सामान्य भी है तो फिर इसको पहचाने कैसे और ज्यादा गंभीर ना हो उसके पहले हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोरोना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांटेक्ट की हिस्ट्री मिलती है। तो ऐसा कोई भी बंदा जिसको कांटेक्ट की हिस्ट्री है, उसको एक बार मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। बाकी जो नॉर्मल एलर्जी होती है और जो कोरोना में सर्दी खांसी होती है, उसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि स्नीजिंग या कोल्ड कोई बहुत कॉमन फीचर कोरोना में नहीं होता है। ड्राई कफ इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर एंड इफ दैट इज एसोसिएटेड विद फीवर। नॉर्मल एलर्जीज में फीवर नहीं होता है। So dry cough which is associated with fever is a strong alarming sign for corona infection. Normal allergies में sneezing होगा, nasal discharge होगा, कफ में भी काफी ज्यादा आपके सिक्रीशंस होंगे। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंशिएटिंग फीचर। बिल्कुल, और ये इस अंतर को पहचानना होगा। डॉक्टर सोनाली, कई बार ये भी कहा गया कि बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको भी संक्रमण का खतरा रहता है। डायबिटीज को लेकर चर्चा आपसे करनी चाहिए थी, क्योंकि कहा जाता है कि डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या दूसरी बीमारी, उसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है। तो क्या डायबिटिक पेशेंट को कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन दिनों? डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, पेशेंट्स हैं, जैसे कि जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, जिनको पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इन बीमारियों की परेशानी है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर सपोज कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो इनमें डिसीज की सीवियरिटी काफी बढ़ जाती है और डेथ रेट भी इस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला तो बचाव का ही एक जो उपाय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है कि वो पेशेंट जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है या जिनकी एज ज्यादा है, वो घर से बाहर कम से कम निकलें और किसी भी और पब्लिक के कांटेक्ट में ना आए। पर इनको अगर इस तरह का कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू केयर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को डिसीज सीवियरिटी यूजुअली बहुत ज्यादा होती है। तो आईसीयू केयर इज मस्ट फॉर ऑल दीस पेशेंट्स। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से लोग ना तो जिम में जा रहे हैं ना घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में उनकी फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो भी कम हो चुकी है और घर में रहने की वजह से एक नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, ऐसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो क्या ये भी कोई मेडिकल कंडीशन में हमको ध्यान देने की जरूरत है इस पर भी? इनके लिए एक्चुअली मेडिकल कंडीशन से ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब किसी बंदे को ये रियलाइज होता है कि उसको इसी लाइफस्टाइल के साथ अपनी दिनचर्या को जो है मॉडिफाई करना है, तो जिम एक्सरसाइज के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। घर में रह के योगा, प्राणायाम या लॉन्ग डिस्टेंस वॉक भी अब तो आप अपने घर के सामने कर सकते हैं। वो करना है, स्पेशली टाइम से सोना और टाइम से उठना और हेल्दी फूड खाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन या अपने आप को किसी भी तरह से एक रूटीन दिनचर्या में ढाल के रखना बहुत जरूरी है। जब इस तरह के रूटीन में बंदा सेट रहता है और नई लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेता है तो उसके बाद फिर इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं आती। बिल्कुल। डॉक्टर सोनाली आईसीयू स्पेशलिस्ट है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि जो इमरजेंसी में कंडीशन होती है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी कि इसमें अपने आप को खान पान में ध्यान रखें, खास करके काढ़ा जैसी चीज है या हमारे पास में जो लौंग या इस तरह के अदरक, ऐसी जो चीजें हैं, इनका सेवन, गर्म पानी का सेवन, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है अगर हम संक्रमित ना हैं तो भी? डेफिनेटली।
देखिए, गर्म पानी हमेशा फायदेमंद है फॉर मेंटेनिंग योर रेगुलर साइकिल ऑफ डाइजेशन। तो स्पेशली जब इस समय में आप, जबकि कोरोना का संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है, अपने बॉडी की, अपने शरीर की इम्यूनिटी और नॉर्मल सिस्टम ठीक रखते हैं तो बेनिफिट रहेगा। आपका आयुष काढ़ा, इसमें अधिकतर आपका ये तुलसी, लौंग, अदरक, लहसुन, ये सारी जो चीजें, ये वैसे भी शरीर को बहुत फायदा पहुंचाती हैं, तो इनको लेने में कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और इसमें एक जो बीमारी है वो छूट रही है, मुझे लगता है इससे भी बहुत ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, वो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है। अगर हार्ट पेशेंट है या हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स है या बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या वही सावधानी जरूरी है या इनको फिर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी? इनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में जैसा कि अब सभी लोग जानने लगे हैं कि इस वायरस इन्फेक्शन में हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और थ्रोम्बोसिस या खून जमने के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इनफैक्ट इसमें जो डेथ हुई है उसमें बहुत ज्यादा % जो है कंट्रीब्यूशन रहा है थ्रोम्बोसिस का, जिसमें कि पैरों में थ्रोम्बोसिस होके लंग्स में इन्वॉल्व होके ऑक्सीजन कम हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या उनको किसी भी कारण से हार्ट की समस्याएं हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा स्पेशल केयर रख के अपना ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, ये सब रेगुलर मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज उनको डबल रिस्क बढ़ जाता है किसी कॉम्प्लिकेशन का। मैम, वैसे तो मोटापा जो है अपने आप में बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है, क्या मोटापे की वजह से भी हमारे में कोरोना का संक्रमण होने के चांसेस होते हैं क्या? कोरोना के संक्रमण होने के चांसेस नहीं होते हैं, बट कोरोना का संक्रमण हो जाए तो उससे फिर डिसीज की सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि ओबीज पेशेंट्स होते हैं। स्पेशली देखा गया है कि जो पेशेंट्स ओबीज हैं और डायबिटिक हैं, ये दो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी कैरी करती है अगर उसको कोरोना हो जाता है। कोई टिप्स देना चाहें आप मैम? ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, चाहे उज्जैन हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह क्या कहना चाहेंगे आप अपने मैसेज में इस वक्त? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ये बीमारी से बचाव के उपाय हमें अपने लिए करने हैं। इसके लिए ना तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना कोई प्रशासन जिम्मेदार है, हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा अपने शरीर का। तो लॉकडाउन अकेले से हम बचाव के उपाय रखें जरूरी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन, ये सारे प्रोटोकॉल्स अगर हम खुद फॉलो करते हैं और अर्लीस्ट सिम्टम्स पे हम मेडिकल अटेंशन या केयर लेते हैं, तो इस बीमारी से होने वाले नुकसान को काफी हद तक बचाया जा सकता है। बिल्कुल। तो काफी अहम जानकारी आज आपने दी डॉक्टर सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना से बचने का हर डॉक्टर, हर कोई बस एक ही बात कह रहा है कि इसका बचाव केवल हम पर निर्भर है, इसलिए बेहतर है कि तमाम गाइडलाइंस को पालन करिए, आप भी सुरक्षित रहिए और आपके साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। नमस्कार।